हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आखिरी रिवीजन है क्लास, यानी कि आज हम लोग दो चैप्टर का रिवीजन करेंगे। एक है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और एक है रूरल डेवलपमेंट। मैंने आप लोगों से क्लास कहा था कि मंडे टू सैटरडे हम पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स रिवाइज करेंगे, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो मैक्रो हो। और आज हम लोग अपने लास्ट स्टेज पे है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कमिटमेंट को बिल्कुल टाइम पे, आज शाम 5 बजे है सैटरडे, और आज आपका पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का रिवीजन वन शॉट में ए टू जेड सब कुछ फिनिश कर दिया मैंने। कंप्लीट रिवीजन प्लेलिस्ट आपके लिए बना दे रहा हूं, जिसके अंदर लाइन बाय लाइन रिवीजन है। बिफोर एग्जाम भी आप उसे देखकर जा सकते हो। और अगर आपने पुराने पार्ट्स नहीं देखे तो रिक्वेस्ट है, प्लीज आप 6 पार्ट है बस, और 6 पार्ट के अंदर कंप्लीट रिवीजन हो रखा है पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का, जरूर देखना। और आज हम इन दोनों चैप्टर का रिवीजन करेंगे क्लास, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और रूरल डेवलपमेंट, और देखेंगे इससे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन वन शॉट के अंदर आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे दो चीज है क्लास। सबसे पहली बात है ह्यूमन कैपिटल, और हम बात करेंगे फॉर्मेशन की, कि ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करना क्यों जरूरी है। बच्चों, आपको जो पढ़ाया जा रहा है इस स्टेज पे, जो आप पढ़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो क्लास पढ़ाई? क्योंकि आप अपने अंदर एक कैपिटल का फॉर्मेशन करना चाहते हो, और आप ह्यूमन हो तो आपके अंदर जो टैलेंट है, जो स्किल्स है, जो कल को आपको पैसा कमा के देगा और कल को नेशन का वेल्थ बनेगा। इवन क्लास अपने फैमिली को प्राउड कराओगे, खुद को प्राउड कराओगे, कुछ ऐसा लाइफ में बनोगे, इसीलिए आप पढ़ाई कर रहे हो क्लास। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखो, दो तरह की एसेट होती है, एक फिजिकल कैपिटल और एक ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, बचपन से ही मेरे घर वाले मुझे कहते थे कि भैया, अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो क्या करोगे? तुम्हारे घर वालों का तो कोई बिजनेस भी नहीं है, कोई दुकान भी नहीं है, कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई बिल्डिंग्स वगैरह नहीं जिससे रेंट आ जाए, और ना ही हम लोग इतना अमीर है, तुम क्या करोगे? तो यानी कि अगर किसी इंसान के पास बिल्डिंग है, मशीन है, और क्लास कोई भी लैंड है, प्रॉपर्टी है, उससे भी वो पैसे कमा सकता है। दैट इज कॉल्ड फिजिकल कैपिटल। एग्जाम्पल, मेरे पास 4 गाड़ियां हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं क्लास, सिर्फ एग्जाम्पल, ठीक है। और मेरी गाड़ियां अलग अलग जगह चल रही हैं क्लास, वहां से ड्राइवर चला रहे हैं और मुझे रेंट ला के दे रहे हैं, तो मैं इससे पैसे कमा सकता हूं, भले ही मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो दूसरा क्या है क्लास, कि मेरे पास कोई भी फिजिकल एसेट नहीं है, बिल्डिंग, मशीनरी, कार, व्हीकल, ये सब चीजें कुछ भी नहीं है मेरे पास। लेकिन हाँ, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास एक्सपर्टाइज है, मेरे पास स्किल्स है, मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, जिससे भी मैं पैसे कमा सकता हूं, जिससे मैं अपना सर्वाइवल कर सकता हूं आराम से। तो ये दो तरह की कैपिटल है, और आज हम बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कैसे करें, उसका फॉर्मेशन कैसे होगा। तो ह्यूमन कैपिटल बेसिकली क्या है क्लास? इनटेंजिबल एसेट है, मेरा टैलेंट, मेरा स्किल्स कोई देख नहीं सकता। अगर मैं कहीं चला गया तो मेरे को देख के ही नहीं कह रहा कोई कि भैया ये अकाउंट्स पढ़ाता है, इको पढ़ाता है, बीएससी पढ़ाता है, 12th ग्रेजुएशन वालों के बच्चों को, नहीं नहीं कह सकता, ठीक है। और क्वालिटी नॉट लिस्टेड इन कंपनी बैलेंस शीट, ये वो क्वालिटी है जो कंपनी की बैलेंस शीट में तुम्हें दिखेगा नहीं। यानी कि कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर क्लास नहीं दिखता। आपने कंपनी की बैलेंस शीट जरूर देख रहे हो, क्योंकि कॉमर्स के अगर स्टूडेंट हो आप तो आपको पता है क्लास कि आपने लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, स्टॉक डेटा, कैश बैंक सब देखा होगा, लेकिन आपने कहीं भी ह्यूमन रिसोर्सेज, एम्प्लॉय आपने नहीं देखा होगा। जबकि आपने ये भी पढ़ा होगा कि एम्प्लॉय आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एसेट जो है वो एम्प्लॉय है, तो वो आपको दिखता नहीं बैलेंस शीट में। इट इज क्लासिफाइड एज द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ वर्कर्स एक्सपीरियंस। वर्कर अपने अनुभव से पैसे कमाता है, विदाउट एक्सपीरियंस वर्कर को कम सैलरी मिलती है, एक्सपीरियंस को ज्यादा मिलती है। दिस इंक्लूड लाइक एजुकेशन, ट्रेनिंग। कैसे आएगा ह्यूमन कैपिटल? जब हम पढ़ेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, इंटेलिजेंट बनेंगे, स्किल्स गेन करेंगे, हमारी हेल्थ अच्छी होगी, एंड अदर थिंग्स एम्प्लॉयर वैल्यू सच एज लॉयलिटी और पंक्चुअलिटी। तो अगर आप कंपनी में लॉयल हो, भरोसेमंद एम्प्लॉय हो, पंक्चुअल हो क्लास, और कमिटमेंट को टाइम पे पूरा करते हो, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते हो, और डिसिप्लिन में खुद भी रहते हो क्लास, तो जाहिर सी बात है आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ह्यूमन कैपिटल बेसिकली क्या है क्लास? आपका नॉलेज है, आपका क्रिएटिविटी है, आपका विजडम यानी ज्ञान, जजमेंट कि आप क्या जजमेंट लेते हो, क्या डिसीजन लेते हो, एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, स्किल्स है, एबिलिटी, ये सारी चीजें ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन टैलेंट है, स्किल्स है, जिससे इंसान क्लास
करोड़ों रुपए कमा सकता है, कोई लिमिट नहीं है। ये आपका टैलेंट, आपका स्किल्स, इससे आप पैसे कमा सकते हो। इसीलिए घर वाले कहते हैं हम गरीब हैं लेकिन अपने बच्चों को हम गरीब नहीं होने देंगे, उनको हम पढ़ाएंगे अच्छे से ताकि वो पढ़ लिख के लाइफ में कामयाब बने। और आप सबके माता पिता का सपना यही होगा, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, हर कोई अपने बच्चों को पढ़ाता है, क्योंकि फिजिकल कैपिटल के साथ साथ ह्यूमन कैपिटल का होना भी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ह्यूमन कैपिटल नहीं है, टैलेंट नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो आप फिजिकल कैपिटल को बर्बाद कर दोगे। अगर कोई बिल्कुल समझदार नहीं है, मैं उसे करोड़ों की प्रॉपर्टी दे दूं तो वो उसको भी बेच देगा, लोग उसे लूट लेंगे और वो उसको रिटेन नहीं कर पाएगा। तो फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल दोनों साथ साथ में होने जरूरी हैं, यानी कि बोथ आर सब्स्टिट्यूट और बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूं, कम नॉलेज है, हाँ मेरे पास प्रॉपर्टी है लेकिन मैं उससे पैसा कमा सकता हूं, ठीक है। यानी कि फिजिकल की जगह ह्यूमन, ह्यूमन की जगह फिजिकल कर सकते हैं रिप्लेस, लेकिन दोनों का साथ होना भी जरूरी है। सारी फिजिकल प्रॉपर्टी हो या सारा ह्यूमन कैपिटल, दोनों दोनों साथ चाहिए, दोनों चीजें एक साथ चाहिए तभी काम करेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं यहाँ पे आपको दूर नोएडा में बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास यहाँ से, ठीक है। तो मैं यूपी नोएडा में हूँ और आप में भी अलग अलग स्टेट से, कुछ बच्चे बाहर कंट्री से भी पढ़ते हैं क्लास, ठीक है। तो अब मेरे पास मेरा टैलेंट है, मेरा स्किल्स है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ क्लास, कल को मैं कहीं और भी शिफ्ट हो जाऊंगा तो मेरा टैलेंट मेरे साथ साथ चलेगा। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। लेकिन जो मेरे पास कैमरा है, जो डिजिटल बोर्ड है और जो भी मैं इक्विपमेंट यूज करता हूँ क्लास, इंटरनेट का सहारा ले रहा हूँ ताकि आप तक वीडियो पहुंच सके, किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहा हूँ, दीज और ये सारी चीजें जैसे कैमरा, बोर्ड, ये सब क्या हो गए, फिजिकल कैपिटल। तो ये भी तो होना जरूरी है ना, ये नहीं रहेगा तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा आपको। तो दोनों चीजें जरूरी है, बट हम आज जो फोकस करेंगे, आज जिस मुद्दे पे हम बात करेंगे, वो क्लास आपका फिजिकल कैपिटल नहीं है, वो ह्यूमन कैपिटल है। अगर हम थोड़ा डिफरेंशिएट करें कि फिजिकल कैपिटल क्या होता है, तो मैंने बता दिया आपको सारी चीजें, अब आप रिलेट कर पाओगे। टेंजिबल एसेट है और कैन बी सोल्ड इन मार्केट, ये देखा जा सकता है। आप डिजिटल बोर्ड देख रहे हो क्लास, यहाँ पे जो और भी असेट दिखाऊं अगर मैं आपको तो आप देखोगे, लेकिन मेरा टैलेंट, मेरा स्किल्स जो है वो आप फील कर सकते हो जब मैं बोलूंगा, जब मैं पढ़ाऊंगा, जब मैं सिखाऊंगा आपको, है ना। तो ये इनटेंजिबल है, बिल्ट इन द बॉडी एंड माइंड ऑफ माइंड ऑफ इट्स ओनर। तो यानी क्लास ये आप इंटेंजिबल है, देख नहीं सकते, इसको सेपरेट किया जा सकता है। मैं यहाँ पे हूँ और क्लास मेरी असेट कहीं और हो सकती है, मेरी बिल्डिंग कहीं और हो सकती है, लैंड कहीं और हो सकती है, लेकिन जो मेरा टैलेंट है वो मेरे साथ चलेगा। लाइक अगर मैं मान लो रेलवे स्टेशन पे हूँ, मुझे किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो मैं ये नहीं कहूँगा भाई यार मेरा टैलेंट तो घर भूल आया, मेरा टैलेंट तो घर पे बैठा हुआ है और मैं तो यहाँ पे आया हूँ भाई, मैं तो ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं तो नहीं बता पाऊंगा आपको। इस तरीके से चीज़ें नहीं होंगी, तो मैं उसे वहाँ भी हेल्प कर दूंगा, वहाँ भी मैं उसे बता दूंगा चीज़ें, क्योंकि मेरा टैलेंट तो मेरे साथ ही रहेगा हमेशा। मोबाइल बिटवीन कंट्रीज इफ ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस फॉलोड, यानी कि जो ये फिजिकल कैपिटल, अगर ट्रेड बैरियर है तो हम सामान को भेज सकते हैं, यहाँ वहाँ भेज सकते हैं, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, ऑब्वियस है मूवेबल हो तो। मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल, मोबाइल मतलब जो यहाँ से वहाँ भेजा जा सकता है। हार्डली मोबाइल रेस्ट्रिक्टेड बाई नेशनैलिटी, तो अगर मान लो मेरे को कहीं का परमिशन नहीं मिलता है, मेरे को किसी कंट्री का वीजा नहीं मिलता है, वहां पर रहने का सिटीजनशिप नहीं मिलता है, तो मेरा मूवमेंट होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कैन बी बिल्ट ओनली थ्रू इंपोर्ट क्रिएट्स ओनली प्राइवेट बेनिफिट, तो ये क्लास हम इंपोर्ट कर सकते हैं, बाहर से एसेट खरीद सकते हैं, मंगा सकते हैं, मतलब कुल परचेज कर सकते हैं। फिजिकल कैपिटल को परचेज किया जा सकता है। आप भैया मेरे पास गाड़ी नहीं है मैं खरीद लूंगा, मेरे पास घर नहीं है मैं खरीद लूंगा, मेरे पास पैसे, लेकिन मेरे पास टैलेंट नहीं है एक अच्छा क्रिकेटर, जैसे मान लो कि जैसे केएल राहुल है या विराट कोहली, रोहित शर्मा है, ठीक है। तो इन जैसा टैलेंट मैं गेन करना चाहता हूं, तो मैं पैसे कितना भी खर्च कर लूं, मैं इनका टैलेंट नहीं ला सकता, ठीक है। या मैं सोचने लगूं कि यार भैया अरिजीत सिंह जैसा मैं भी गाने लगूं, ठीक है, जुबिन नौटियाल जैसा मैं गाने लगूं, तो यार ये चीज पॉसिबल नहीं है, आप कितना ही पैसा खर्च कर लो। तो ये ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन टैलेंट कैसे डेवलप होता है, कंटिन्यूअस मेहनत करने से, कई साल रिसर्च करने से, मेहनत करने से, कंटिन्यू उसके ऊपर प्रैक्टिस करने से, क्रिएटिविटी लाने से, कई बार फेलियर को देखने से। आपने बड़े बड़े लोगों का देखा होगा, पहले वो फेलियर होते हैं, कई बार वो जाके फिर जाके सक्सेसफुल बनते हैं। तो ये फेलियर जो है ये भी एक अच्छी चीज है, ये भी एक लाइफ का हिस्सा है। डायरेक्टली आप सक्सेसफुल नहीं कर सकते, नहीं बन सकते, ठीक है। किसी एक फील्ड में बनोगे, हर फील्ड में नहीं बन सकते। फेलियर से आप गेन करते हो और अगली बार उसको, उस प्रिंसिपल को, उस फॉर्मूले को लगाते हो, तब जाके आप सक्सेसफुल बनते हो। तो ये बेसिकली फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बीच का डिफरेंस है। तो आप ध्यान रखना, इसको आप खरीद सकते हो लेकिन क्लास ये आप खरीद नहीं सकते। ये क्लास वेदर ही शी वांट्स टू रेज द अर्निंग, तो ये अपनी मर्जी है क्लास। ये आप देखो, ह्यूमन कैपिटल एक ऐसी चीज है, ध्यान रखना, जो खुद को भी बेनिफिट पहुंचाता है और सोसाइटी को भी, आपके घर वालों को। लाइक आप कल को कुछ, आप सीए बनना चाहते हो, आप आईएएस बनना चाहते हो, आईआरएस आईपीएस बनना चाहते हो, या फिर नेवी या आर्मी में जाना चाहते हो, या कुछ भी आप बनना चाहते हो, एमबीए करना चाहते हो, बिजनेसमैन बनना चाहते हो, अच्छा यूट्यूबर, डांसर, टीचर, कुछ भी आप बनना चाहते हो, तो यार जब आप ये बनोगे ना, तो अपने घर वालों को प्राउड फील कराओगे, पैसा तो कमाओगे ही कमाओगे, साथ में आप नेशन को भी प्राउड फील कराते हो, तो सबका, इवन पूरे वर्ल्ड को। तो यार ऐसे बहुत सारे लोग हैं क्लास जिन्होंने इन्वेंशंस किए, इनोवेशंस किए और पूरे वर्ल्ड को जो है वो प्राउड फील कराया, ठीक है। अगर आज
बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ होता, या फिर क्लास आज इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार नहीं हुआ होता, तो हम लोग पता नहीं कहाँ होते अभी, कितना पीछे चल रहे होते हैं ना। तो ये नए नए आविष्कार ही है जो इंसान को क्लास जो है वो आगे पहुंचाता है और पूरे वर्ल्ड में फेमस भी करता है आपको। व्हाट मेक्स अप ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल कैसे बनेगा? तो ह्यूमन कैपिटल कैसे बनेगा क्लास? हेल्थ। आपकी हेल्थ अच्छी होगी, भैया कितना ही अच्छा डॉक्टर क्यों ना हो, अगर वो बीमार पड़ रहा है तो अपने पेशेंट्स का इलाज नहीं कर पाएगा। अगर मेरी तबीयत आज खराब होती, मेरी तबीयत खराब होती अगर आज, तो शायद मैं यहाँ पे खड़े होकर वीडियो नहीं बना पा रहा होता। किसी भी लेबर की, वर्कर की तबीयत अगर खराब है तो वो शायद काम ना कर पाए अच्छे से। तो ये हार्ड क्लास एंड सॉफ्ट स्किल्स, आपके अंदर स्किल्स होंगी क्लास, उसकी वजह से आप ट्रेनिंग लेते हो क्लास, उसकी वजह से इंटेलिजेंस और क्लास इमोशनल इंटेलिजेंस, लॉयल्टी आपकी, आपका पर्सनालिटी, आपका वर्क एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें जो है आपको जो है वो हीरा बनाती है, आपको निखार लाती है। तो जब आप काम करोगे, आप कितना ही अच्छा टॉपर क्यों ना हो, आप कितना ही 100 में से 100 नंबर लिया ना, लेकिन कंपनी आपको क्लास तब तक काम नहीं देगी जब तक आपको काम ना आता। और काम कैसे आएगा? जब आप काम सीखोगे, एक्सपीरियंस लोगे, फेलियर का मजा चखोगे कि यार फेलियर ये चीज है, तब जाके आप आगे वो रिपीट नहीं करोगे, कंपनी आपको ज्यादा पैसा देगी। तो याद ध्यान रखना कि जो फेलियर हो के ऊपर तक पहुंचा है, हमेशा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। जिसने लाइफ में स्ट्रगल किया है, उससे सीखा है, उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी। तो ये फेलियर कभी लाइफ में होता है तो घबराना मत। बट यहाँ पे इस चैप्टर की बात करें तो इस तरीके से ह्यूमन कैपिटल पढ़ा हमने, फिजिकल कैपिटल पढ़ा। अब हम करेंगे सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि यार ह्यूमन कैपिटल बनेगा कैसे, ये जो टैलेंट है, स्किल से ये आएगा कैसे, किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल बनेगा। तो सबसे पहली चीज है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। यही कर रहे हैं आपके घर वाले, आपको बचपन से पढ़ाने, लगभग पढ़ते पढ़ते 12-13 साल या 14 साल तक लगभग हो चुके होंगे आप सबको। आप लास्ट 14 ईयर से, नर्सरी से लेकर क्लास अब तक पढ़े ही जा रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि जस्ट 12th पास आउट करेंगे तो पढ़ाई खत्म हो जाएगी। नहीं, उसके बाद भी पढ़ना पड़ेगा, पूरे जीवन आपको पढ़ना पड़ेगा। लाइफ जो है वो क्लास बचपन से लेकर एंड तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। बस अभी आप सीख रहे हो सिर्फ एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए, मे बी आप आगे सीखोगे लाइफ को अच्छे से जीने के लिए। सीखना तो पड़ेगा ही, लोग कहते हैं ना ऐसी थोड़ी बाल पक गए हमारे सफेद हो गए। लाइफ एक्सपीरियंस लिया है, यानी क्लास किससे एक्सपीरियंस लिया है आपने? अपनी लाइफ से, अपने सर्वाइवल से। तो आपको एजुकेशन पे खर्च करना है। किसी भी नेशन को ये ध्यान रखना है कि उस कंट्री के सारे बच्चे पढ़े लिखे होने चाहिए। एजुकेशन पे सरकार को खर्च करना चाहिए। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, इसीलिए आपके घर वाले भी आपके एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं। पेरेंट्स कहते हैं कि हम खाना भले ही थोड़ा कम खा लें, अपने लिए घर ना खरीदें, गाड़ी ना खरीदें, अच्छे कपड़े ना खरीदें, पर बच्चों को जो पढ़ाई है, एजुकेशन है, वो हम दें, अच्छे से अच्छे टीचर से दें, अच्छे से अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाएं। ये घर वाले हमेशा चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज वो अगर सर्वाइव कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, कल को जब उनके बच्चे एजुकेशन लेने के बाद अपने अंदर एक ह्यूमन कैपिटल डेवलप करेंगे, टैलेंट डेवलप करेंगे, तो एक अच्छी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी या इंटरनेशनल कंपनी में काम करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, तो सारी जो सुविधाएं हैं वो उनको दे पाएंगे, घर वालों को भी और खुद को भी बेसिकली। कि जो दुख, जो मुसीबत, जो समस्या हमने झेली है, वो हमारे बच्चे जो हैं, वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन ना झेले, इसलिए घर वाले पढ़ाते हैं और एजुकेशन पे बहुत खर्चा किया जाता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, बेटा जब इतना खर्चा आप पे हो रहा है, घर वाले कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हो, मेहनत करो और नंबर लेके आओ। टीचर का काम है आपको पढ़ाना और बच्चे का काम है पढ़ना। अगर टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहा या बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ रहा तो दिक्कत आएगी। जब मैं आपको मेहनत से पढ़ा रहा हूं, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से, कंसिस्टेंटली, 1 मिनट भी मेरी वीडियो कभी लेट नहीं होती, 1 मिनट भी। 5 बजे मैं अपलोड करता हूं ये वीडियो, जो आज देख रहे हो 5 बजे अपलोड हुई है, 5 बजे ही अपलोड होगी शार्प। जब मैं इतना कंसिस्टेंट हूं तो आप भी मेहनत करो। नंबर क्यों नहीं आएंगे? खुद से ठान लो ना, तो नंबर भग के आएंगे। तो ये आप ध्यान रखना, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। और इन सारे पॉइंट्स को मुझे अभी एक एक बच्चे से कमेंट में चाहिए, एक एक बच्चे से। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे खर्चा करना है, हेल्थ पे खर्चा करना है। भैया आप हेल्दी भी रहो, बीमार नहीं पड़, अगर बीमार पड़ गए आप, अच्छे से आप पढ़ते पढ़ते आपका सर दर्द होने लग जाता है, थोड़ा सा पढ़ते हो और बार बार आपकी तबीयत खराब होती है, तो यार ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो ह्यूमन कैपिटल अगर अपने अंदर चाहते हो तो आप देखना, जो भी बड़े लेवल पे पढ़ रहा है, जो अच्छी तैयारी कर रहा है, जैसे मान लो अगर यूपीएससी की कोई तैयारी कर रहा है, सी की तैयारी कर रहा है, तो उनसे पूछो, उनके इंटरव्यूज देखो, यूट्यूब वरदान है आपके लिए, देखो ना। वो कहते हैं कि हम भी एक्सरसाइज भी करते हैं। हेल्दी डाइट अगर होगा तो हेल्दी ब्रेन भी होगा, ध्यान रखना। तो ये चीज ध्यान रखना क्लास, आपकी हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। और हेल्थ की फैसिलिटी भी सरकार देती है, सरकारी हॉस्पिटल के थ्रू सरकार देती है। ऑन जॉब ट्रेनिंग, अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर टैलेंट स्किल डेवलप हो तो आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, यानी कि क्लास आपको वर्कर्स को सिखाना पड़ेगा। जब आप वर्कर को सिखाओगे तभी तो वो अच्छे से काम करेगा, तो उसको ट्रेनिंग मस्ट है। ट्रेनिंग में खर्चा आता है, लेकिन उससे वर्कर क्या होता है क्लास, आगे आपके लिए और अच्छे से काम करने लग जाता है। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, कोई इंसान एक जगह काम कर रहा है, वहां उसके काम का उसको अच्छा पैसा नहीं मिल रहा है। लाइक गाँव में स्किल्स है लोगों के पास, लेकिन गाँव में अपॉर्चुनिटी नहीं है।
तो गांव के लोग क्या करते हैं, शहर चले आते हैं। तो यानी कि अगर आप कहीं माइग्रेट कर रहे हो, इवन क्लास, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जैसे इसे ब्रेन ड्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या है, बहुत सारे साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर्स क्या करते हैं, इंडिया से वो बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए, बिकॉज वहाँ पे उनको अच्छा स्कोप मिलता है, वहाँ उनको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है, तो वो इंडिया से बाहर चले जाता है। वो इंडिया को सर्व नहीं करते। नासा में देखो, इसरो में ना काम करके बहुत सारे साइंटिस्ट जो इंडियन साइंटिस्ट है वो नासा के लिए काम करते हैं। तो यानी कि माइग्रेट कर जाते हैं लोग, इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। तो ये समस्या है। तो जब माइग्रेशन कर रहे हो, दो बातों का ध्यान रखो। क्या कि जब हम माइग्रेट कर रहे हैं तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन खर्चा कितना है, फिर यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड अलग है, वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड अलग है। कोई कई सारे बच्चे, सर दुबई में जो है हमें 50,000 60,000 रुपये मिल जाएंगे, यहाँ पे हमें 15,000 मिल रहा है। तो बेटा दुबई में खर्चे अलग है, दुबई के रहने का खर्चा अलग है, वहाँ घर का किराया अलग है, वहाँ के खान पान खर्चा, वहाँ पानी की बोतल 50 रुपये की है, ठीक है, 50-100 रुपये की पानी का 1 लीटर आपको पानी मिलेगा। तो यार वहाँ पे महंगाई भी है, तो कंपेयर करो कि यहाँ पे रहने का लिविंग कॉस्ट कितना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कॉस्ट कितना है, वहाँ पे रहने का जो हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कितना, आप कंपेयर करो। और ट्रांसपोर्टेशन का भी देखो, ट्रांसपोर्टेशन का, और तब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको यहाँ रहना है या वहाँ रहना है। ओके, नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर और इन्फॉर्मेशन। आज इन्फॉर्मेशन एक तरीके से क्लास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमें किसी स्कूल में जाना हो, आज हमें कोई मोबाइल फ़ोन खरीदना हो क्लास, आज हमें कोई घर खरीदना हो, हमें कुछ भी चीज़ चाहिए हो, किसी कॉलेज में हमें जॉब अगर कहीं लेनी है, अगर मैं जॉब ढूंढूंगा तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जहाँ पे क्लास में सर्च कर कर के इन्फॉर्मेशन लेके जो बेस्ट जगह होगा वहाँ पे काम करूंगा, बेस्ट स्कूल में बेस्ट टीचर से पढ़ूंगा, बेस्ट कॉलेज में बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा। तो यानी कि हम इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं कि यार क्या क्या सही इन्फॉर्मेशन। पहले ये चीज़ नहीं थी, पहले पता नहीं था लोगों को, सर मैं करूं क्या। आज यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, हमारे पास क्या क्या करियर ऑप्शन है। आज आप सर्च कर सकते हो बेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ है, बेस्ट आईआईएम कौन सा है, बेस्ट कोचिंग सेंटर्स कहाँ पे है, ये चीज़ें आप सर्च कर सकते हो, आपके पास सर्च इंजन है। पहले नहीं होती थी। तो एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एजुकेशन पे, हेल्थ पे, पहला है एजुकेशन, आप पढ़े लिखे रहो। दूसरा क्लास क्या है, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग लो। माइग्रेशन है और इंफॉर्मेशन है, ये सारी की सारी चीजें बनाती हैं, दीज आर द सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बेनिफिट क्या होगा अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, सबसे पहले बात, रेज एफिशिएंसी। आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, टैलेंट रहेगा, स्किल्स रहेगा, तो रिसोर्स को वेस्ट नहीं करोगे, रिसोर्सेज का वेस्टेज बिल्कुल नहीं होगा। और प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल बढ़ेगी। लाइक अगर मैं एक अच्छा पायलट हूं तो मैं जहाज का अच्छे से ध्यान रख सकता हूं, मैं प्लेन का अच्छे से ध्यान रख सकता हूं। अगर मैं एक ड्राइवर हूं, अच्छा ड्राइवर हूं, मेरे को ड्राइविंग स्किल्स आती हैं, गाड़ी चलाना मुझे अच्छे से आता है, तो मैं शायद अपनी गाड़ी का अच्छे से ध्यान रख पाऊंगा। मैं एक अच्छा कैमरामैन हूं, शूटिंग अच्छे से कर पाता हूं, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर पाता हूं अच्छे से, तो जाहिर सी बात है मैं अपने कैमरे का भी अच्छे से ध्यान रखूंगा, मेरा कैमरा जल्दी खराब नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड, जब आपके पास टैलेंट स्किल्स रहेगा तो फिजिकल कैपिटल की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। दूसरा, पॉजिटिव चेंज इन वर्क इन्वायरमेंट। अगर आप एक ऐसे इंसान से मिलोगे ना क्लास, जो लाइफ में वाकई कुछ कर चुका है, जो कुछ बन चुका है, जो अपने लेवल पे ठीक है, वो सरकार के लिए, देश के लिए लाइबिलिटी नहीं है, देश के लिए एसेट है, तो हमेशा वो पॉजिटिव रहेगा। वो हमेशा ना ना नहीं करेगा, हमेशा बोलेगा अपॉर्चुनिटी, हाँ कैसे कर सकते हैं, अच्छा ये चीज़, अच्छा इसे कैसे करें, ये सोचेगा। जबकि ये नहीं सोचेगा कि मैं इसे कैसे मना करूं। जैसे आपके स्कूल में कोई टीचर टेस्ट अनाउंस करता है तो आप तुरंत सोचते हैं यार कैसे इस टीचर को मना किया जाए, सर ऑलरेडी टेस्ट है, सर ऑलरेडी ये है, यूटी है, प्री बोर्ड है, अगड़ा में झगड़ा में, बहाने 100 निकल आते हैं। लेकिन एक अच्छा बच्चा सोचेगा कि अच्छा ये टेस्ट है तो अब मैं टाइम कैसे निकालूं इसके लिए, अब मैं बाकी कहाँ से अपने 1 घंटा कम सोऊं और 1 घंटा फन कम करूं, इंजॉयमेंट कम करके पढ़ाई पे मेहनत करूं, ये चीज़ वो निकालेगा। तो यानी कि एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट हमेशा क्रिएट करता है ह्यूमन कैपिटल। रेज इक्विटी इन पार्टिसिपेशन। देखो सारे लोग पढ़े लिखे होंगे तो कोई किसी पे बोझ नहीं बनेगा, सारे लोग पढ़े लिखे समझदार होंगे तो देश के जो भी असेट है, जो भी रिसोर्स है, वो सब यूज़ कर पाएंगे। अब बुलेट ट्रेन आने वाला है, वो बहुत महंगा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि देश के कुछ ही लोग यूज़ करें, सब यूज़ कर सकते हैं। स्कूल, हॉस्पिटल, ये देश के गरीब लोगों के लिए भी है, सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है। तो यानी कि देश में इक्विटी और पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, नए नए इन्वेंशंस होंगे, इनोवेशंस होंगे, नई नई चीज़ का आविष्कार होगा, पुरानी चीज़ में क्लास टेक्नोलॉजी आएगी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आएगी। पहले देखते थे ना क्लास की किस तरीके से मोबाइल फ़ोन आते थे छोटे छोटे से, अब देखो मोबाइल फ़ोन मतलब एक कैमरे से भी महंगा आता है मोबाइल फ़ोन, और क्लास मोबाइल फ़ोन जो है एक तरीके से पूरे वर्ल्ड से आपको जोड़े रखता है। तो इनोवेशन से, इन्वेंशन है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है क्लास, 1000 किलोमीटर पर आवर हवाई जहाज से भी, ठीक है, हवाई जहाज से भी तेज स्पीड में चलने वाला हाइपरलूप ट्रेन आ रहा है। तो यानी हाइपरलूप ट्रेन इंडिया में आएगा, जो कैप्सूल के अंदर, कैप्सूल होगा जो बेसिकली एक पाइप के अंदर चलेगा, 1000 किलोमीटर के आसपास की स्पीड है, सोचो 1000 किलोमीटर, आप 1 घंटे में कहीं भी सफर कर लो। तो इस तरीके से क्लास रहता है। हायर इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सीधी सी बात है, आपके अंदर टैलेंट रहेगा, आपके स्किल्स रहेगा तो आप इनकम ज़्यादा कमा सकते हो। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको बहुत ज़्यादा आपको बुकिश लैंग्वेज में पढ़ने की जरूरत नहीं है।
ये आपका टैलेंट होगा तो आराम से इस चैप्टर को पढ़ लोगे कि ये चीज कहना क्या चाहता है। तो ह्यूमन कैपिटल का बेनिफिट क्या होगा, क्या आप नहीं जानते आपके अंदर टैलेंट आएगा, स्किल्स आएगा, एक्सपर्टाइज आएगा, एक्सपीरियंस आएगा, पंक्चुअल लॉयल रहोगे तो आप ज्यादा पैसा कमाओगे, जानते हो ना आप, तो वही चीज पढ़ रहे हो आप। स्टैंड ऑफ लिविंग आपका बढ़ेगा, हर चीज बुक से रट्टा मत मारा करो, कुछ खुद का दिमाग भी, क्रिएटिविटी लाओ, पर्सनलाइज एप्लीकेशन लेके आओ, है ना, मैनेजमेंट की तरह। स्टैंड ऑफ लिविंग, आपका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा। और क्लास कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, ऐसा देखा गया है कि जहां पढ़े लिखे लोग ज्यादा रहते हैं क्लास, या उसमें जो भेदभाव है महिलाओं के साथ वो कम होता है, और जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी कंट्रोल रहता है। यानी कि आप देखोगे जिसके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स है उसके पास बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, बच्चे दो ही अच्छे, ऐसा क्लास हमारी सरकार कहती है। मे बी हर कंट्री का अलग अलग सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं हम इंडिया की बात करेंगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ में और जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसे भी कम करेगा। पॉपुलेशन ग्रोथ भी स्टेबल रहेगा, बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगा, और जो जेंडर इनइक्वालिटी है, जो सोच है, पुरानी मानसिकता है क्लास की, ये लड़कियां ये काम नहीं कर सकती, ये काम नहीं कर सकती, तो वो जो डिफरेंस है ना वो खत्म हो जाएगा इससे। तो ये सारी चीजें ह्यूमन कैपिटल के रोल हैं। तो आई होप कि ह्यूमन कैपिटल के रोल आपको समझ आ गया। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कहीं भी क्लास पूछ लिया जाता है, जैसे मान लो एक है ह्यूमन कैपिटल और दूसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, इनमें से बड़ा कौन सा है? अब मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल देकर, शायद आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओ। इनफॉर्मल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कई बार देखो आपके साथ ऐसा होता होगा कि जब स्कूल में आप एक एक डेस्क पे 3 लोग 4 लोग बैठे हो, ठीक है, अब स्कूल की मैडम ने, सर ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो आपके जो बगल का दोस्त है या सहेली है आपकी, लड़कियां देख रही हैं तो वो बताने लग जाती है और इसका ये होगा, मतलब सर सर झुका के थोड़ा सा कुछ ना कुछ करके इशारे इशारे से कुछ, हम सोचते हैं इसकी हेल्प कर दे, हम सोचते हैं इसकी हेल्प कर दे, क्या यार इससे पूछा है, मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त से पूछा है मास्टर ने, मैं बता दूंगा इसको। तो उसको बता, अच्छा खुशी सी होती है, अच्छा ठीक है यार मैंने तेरी हेल्प कर दी, मैंने तेरी हेल्प कर दी, मैंने तेरे को बचा लिया, तो पिटता तू या पिटती तू। तो यार इस चीज को बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। आपने उसे बता दिया है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। क्या आप बोर्ड में बता सकते हो उसको? क्या बोर्ड एग्जाम में आप उसी हॉल में बैठोगे, उसी रूम में बैठोगे जिसमें वो है, और वहां पे आपको मौका मिलेगा, सेम सेट ऑफ पेपर आएगा, सेम क्वेश्चन, और आप कम्युनिकेट कर पाओगे टीचर के सामने? शायद ना कर पाओ। तो यानी कि आपने उसकी मदद तो की, लेकिन एक शॉर्ट टर्म के लिए आपने मदद की। तो अच्छा दोस्त वो नहीं है जो वहां पे हेल्प कर दे, आपको नकल करा के पास करा दे, वो जिंदगी भर नहीं कर पाएगा आपके साथ। तो अच्छा कौन है? अच्छा दोस्त वो होगा जो आपको घर ले जाएगा, या आपके घर जाएगा, या आपको एक्स्ट्रा क्लास में फ्री टाइम में बैठ के आपको समझाएगा, बोलेगा देख यार तेरे साथ सर ने ये चीज पूछा कि 2+2 कितना होता है, तू नहीं बता पाया, तो बेटा देख ऐसे इसको ऐड करेंगे, इस तरीके से एडिशन होता है, 2+2 4, 2+3 5, 2+5 7, इस तरीके से आपने उसे एडिशन ही सिखा दी। तो अब टीचर उसको कहीं भी पूछ ले, आप नहीं भी रहोगे तो भी बच्चा वो आंसर दे देगा। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट, दिस इज कॉल्ड रियल फ्रेंड। ये आपका रियल फ्रेंड है जो आपकी मदद कर रहा है, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन कैपिटल क्या है? एक एक टेम्पररी है। मेरे कंपनी में वर्कर काम करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ भैया आपको डील करना पड़ता है बाहर के लोगों से, भैया आपको इंग्लिश आनी चाहिए, मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, मतलब सिखवाऊंगा किसी को हायर करके। तो दिस इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। आप उसके अंदर टैलेंट और स्किल डेवलप कर रहे हो क्योंकि आपको उससे आउटपुट लेना है। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है कि एजुकेशन आपका अधिकार है, आपको एजुकेशन इसलिए मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट। आपके घर वाले आपको पढ़ा रहे हैं इसलिए नहीं कि आप उनको पैसा कमा के दोगे। तो अगर किसी के मन में ये वहम है तो निकाल देना। कभी भी कोई इंसान अपने बच्चों से पैसा की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं करता है। वो क्यों पढ़ा रहे हैं आपको? ताकि आप डेवलप हो जाओ, आप डेवलप हो जाओ। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट। एक अमीर बच्चा है, पापा के पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत संपत्ति है, पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है, बड़े आदमी है, फिर भी अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन इज मस्ट, वो जरूरी है, उसके विकास के लिए जरूरी है। अगर कोई बिल्कुल बचपन से नहीं पढ़ाना तो वो उसका बिहेवियर देखना बच्चे जैसा लगेगा। वो बड़ा हो गया लेकिन फिर भी उसका बिहेवियर बच्चे जैसा लगेगा क्योंकि वो डेवलप हुआ ही नहीं इंटरनली। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, और ह्यूमन डेवलपमेंट सबका अधिकार है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर चीज के लिए आप ट्रेनिंग दे रहे हो, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। इट इज वेरी शॉर्ट टर्म एज कंपेयर टू ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, तो आई होप कि आपको अच्छे से ह्यूमन कैपिटल समझ आया होगा। लाइक जरूर कर देना क्लास वीडियो को अगर आपको एक्चुअली समझ आ रहा है, और मुझे बताओ हर एक बच्चा कि आप मेरे साथ साथ 6 दिन के अंदर इकोनॉमिक्स खत्म कर चुके हो या बाकी। अगर बाकी है तो अभी भी मौका है, 25 तारीख से पहले खत्म कर देना, ठीक है? अभी भी आपके पास टाइम है, 25 तारीख से पहले कोशिश करो कि आप उसे खत्म कर सको। नेक्स्ट इज रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज रूरल डेवलपमेंट। अच्छा सुनो मेरी बात यार, आप सबको पता है कि इंडिया का जो मेजर पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रहता है ना? लेकिन होता क्या है हमारी कंट्री में स्पेशली, आप सब लोग तो भारतीय हो ही, आप देखते भी होगे कि जिस एरिया में ऑलरेडी सड़क है उसी के ऊपर सड़क की लेयर बिछाए जा रहे हैं। जहां पे आज तक सड़क नहीं बनी वहां कोई सड़क नहीं बन रही। जहां फैक्ट्रियां हैं वहीं दबादब फैक्ट्रियां लगाई जा रही। जहां ऑलरेडी 4 बैंक है वहां 6 बैंक और खुल गए। जहां पहले एक भी बैंक नहीं था वहां कोई बैंक नहीं है। समझ रहे हो बात को? जहां इंश्योरेंस कंपनी पहले, जहां फैक्ट्री लग रही है, इंश्योरेंस कंपनी लग रही है, सब कुछ हो रहा है, वहां अभी भी जहां 4 स्कूल थे वहां 5 स्कूल बन रहा है। लेकिन जहां पे एक भी स्कूल नहीं है वहां अभी तक स्कूल नहीं बना है, वहां अभी तक लाइट नहीं पहुंची, अभी तक सड़क जो है वहां पक्की नहीं बनी।
दिस इज कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, कि भाई एक एरिया में डेवलप करे जा रहे हो करे जा रहे हो करे जा रहे हो, बाकी भूल गए। नहीं, रूरल एरिया को भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा। रूरल एरिया को डेवलप नहीं करोगे तो इंडिया कभी भी डेवलप नेशन नहीं कहलाएगा। इंडिया अभी भी डेवलपिंग इकोनॉमी है। डेवलप नेशन तभी कहलाएगा जब इंडिया का मेजर हिस्सा डेवलप में आएगा। और रूरल एरिया, इंडिया का ग्रामीण क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा लोग गांव में रहते हैं और वहां पे डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो हम यही पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि रूरल डेवलपमेंट क्या है। तो मैं थोड़ी सी तस्वीर आपको दिखाता हूँ गांव की, इससे आपका एंटरटेन भी हो जाएगा क्लास और आप चीज़ों को थोड़ा को रिलेट भी कर पाओगे। रूरल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस, रूरल डेवलपमेंट प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। यार इंसान एक अच्छी लाइफ जिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब पैसों से नहीं है। क्या सिर्फ पैसा कमा के खुश रहा जा सकता है? पैसों का संबंध खुशी से नहीं है। पैसों की अहमियत उतनी ही है जितनी गाड़ी में पेट्रोल की है। मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा कि पैसा नहीं चाहिए लाइफ को जीने के लिए, लेकिन सिर्फ पैसा नहीं चाहिए। बहुत सारी हेल्थ होती है, बहुत सारी वेल्थ होती है। पैसा भी चाहिए क्लास, आपकी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, लोगों के साथ आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। मैं बहुत पैसा कमाता हूँ, बहुत हेल्दी हूँ, मैं खुश हूँ, पैसा कमाता हूँ हर चीज़ से, लेकिन मेरे घर में बहुत कलेश होता है। घर के अंदर परेशानी, सर दर्द, लड़ाई झगड़े, कभी कुछ घर के अंदर आते ही परेशानी, टेंशन बच्चों का, इसका उसका। तो क्या मैं खुश रह पाऊंगा? नहीं। तो मेरे घर के साथ रिलेशनशिप वो भी अच्छा होना चाहिए। तो रिलेशनशिप इज ऑल्सो वेल्थ। मान लो मैं घर परिवार के साथ खुश हूँ, लेकिन बाहर समाज मुझे गाली दे रहा है, समाज में मुझे अच्छा नहीं बोले, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ट्विटर पे हैशटैग लगा रहे हैं, अगड़म झगड़म कर रहे हैं, तो क्या इससे मैं खुश रह सकता हूँ? नहीं। तो सोशल रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप, आपके हेल्थ, ठीक है, आपका मेंटल इश्यू और आपका पैसा, सारी चीजें जरूरत है। तो रूरल एरिया को ये सारी चीजें अगर आप देते हो, मतलब अगर आप रूरल एरिया को इंप्रूव करते हो, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, ताकि उनकी लाइफ की क्वालिटी अच्छी हो सके। सर क्वालिटी ऑफ लाइफ का एक एग्जांपल, जैसे वो चूल्हा जलाते हैं क्लास, धुआं निकलता है, उससे आंखें खराब होती हैं, पॉल्यूशन भी होता है। तो यार उनको अच्छा चूल्हा दे दिया, जैसे मोदी जी ने उज्ज्वला योजना में उनको गैस सिलेंडर दे दिया, तो भाई ठीक है, उससे क्या होगा, वो आराम से थोड़ा क्वालिटी ऑफ लाइफ। गर्मी लगती है, पंखा नहीं है, पंखा एसी कूलर ये सारी चीजें मिल गई। बिजली नहीं है, बिजली मिल गई। तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ है। इकोनॉमिकल, वो पैसा कमा सकते हैं। सोशल, स्कूल हॉस्पिटल का उनको मिलेगा। तो इससे जो है गांव के लोगों की तरक्की होगी और गांव से लोग माइग्रेट नहीं करेंगे। अगर हमारे गांव में सब कुछ अच्छा होता, हम पैसा कमा पाते, सारी चीजें होती, तो हम शहर में क्यों आते? यही समस्या है ना सबकी। तो ये चीज है। टुडे रूरल डेवलपमेंट स्टिल रिमेन द कोर ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इट हैज बिकम मोर देन 2/3 पॉपुलेशन। इंडिया का 2/3 पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहता है, और आप रूरल एरिया को ही डेवलप नहीं करोगे तो देश कैसे डेवलप होगा? तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए क्लास? कुछ स्टेप लेने चाहिए रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए। तो मैं कुछ गाँव की इमेज दिखाता हूँ, मैंने पहले भी अपनी वीडियोज में बता रखा है क्लास आपको। तो देखो समस्या क्या क्या है कि देखो किस तरीके से महिलाएं जो है वो नॉन स्किल वर्कर का काम कर रही हैं क्लास। कहीं पहाड़ टूट रहा है उसका काम कर रही है। गाँव की सड़क देखो किस तरीके से पानी भरा रहता है, उजड़ी हुई सड़क है। और ज्यादातर लोग जो है वो एग्रीकल्चर ही कर रहे हैं। और आप देख रहे हो क्राउड एग्रीकल्चर है, जहां पे 2-4 लोगों की जरूरत है, वहां पे पूरा घर परिवार काम कर रहा है। पक्का मकान नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है पहनने के लिए, तांगे का यूज़ करते हैं अभी भी कहीं जाने के लिए, ठीक है। और वो कहीं भी क्लास मॉडर्नाइजेशन नहीं है, एग्रीकल्चर में हल से खेती बाड़ी हो रही है, गाड़ियाँ वगैरह प्रॉपर नहीं है। इस तरीके से क्लास जो है अनाज उगाया जाता है ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड से। स्कूल नहीं है, देखो इस तरीके से आपने सरकारी स्कूल में जरूर देखा होगा कभी ना कभी, अभी तो आपके घर वाले आपको पढ़ा रहे होंगे, लेकिन सरकारी स्कूल में बच्चे ऐसे नॉर्मल, छोटे छोटे बच्चे नॉर्मली पढ़ते हैं क्लास, इस तरह नीचे बैठ के पढ़ते हैं। ये फैसिलिटी देखो कुछ है। और यहाँ पे मंडियाँ लगती हैं क्लास, से राशन वगैरह बिकता है। ये सब क्लास देखो रूरल एरिया की झलक दिखा रहा हूँ क्लास आपको। भारतीय हो तो ये चीज़ें क्लास पता होना चाहिए। बच्चों को जो मिड डे मील मिलता है वो इस तरीके से बच्चों को खाना दिया जाता है। आप बहुत खुशनसीब हो कि अगर आप बैठ के आराम से टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे आप बैठ के कर रहे हो, खा रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं भगवान की कृपा है आपके ऊपर। तो यार प्लीज़ आप जो है अपने अपने को ख्याल रखो, अच्छे से मेहनत करो, लाइफ में कुछ बन के दिखाओ ताकि आप भी आगे किसी की मदद कर सको। देखो डॉक्टर्स इस तरीके से गांव में आते हैं और बैठ के अपना इलाज करते हैं। चूल्हा चौका देखो इस तरीके से चूल्हा है, ये मतलब भट्टी जैसा है, आग लगाई जाती है, इसके अंदर लकड़ियाँ काट काट के महिलाएं लेके आती हैं। हॉस्पिटल जो है गाँव के वो भी बहुत अच्छे नहीं है, एक ही बेड पे 2-2 3-3 लोग हैं, बहुत क्लोजली बेड अरेंज होते हैं। देखो लकड़ियाँ लेके आती हैं तब जाके खाना बनता है, यानी गैस सिलेंडर है ऑन किया तुरंत ही क्लास बना दिया आपने। ये देखो का स्कूल से, हालांकि स्कूल्स भी धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं, और ये लकड़ियां, पेड़ पत्ते ये सब काट के लेके आते हैं। ये सब क्लास रूरल एरिया है। पानी के लिए क्लास नलका है, वो ट्यूबवेल नहीं है, वो घड़े से पानी भर भर के कुएं से पानी निकालते हैं क्लास। ये इस तरीके से क्लास ग्रामीण बैंक होते हैं। आप देख रहे हो एक अर्बन एरिया का बैंक देखते हो, और देखो रूरल एरिया का बैंक कैसा है। अर्बन एरिया में बैंक में एकदम चकाचौंध रहती है एसी, ये रूरल एरिया का बैंक है। इस तरीके से क्लास पानी निकाला जाता है, लोग लाइन में लग के राशन लेते हैं, दूर दूर से देखो पानी भर भर के जो है अब
जो है सर के ऊपर घड़ा रख के पानी भर भर के पानी लेके आते हैं दूर दूर से। तो ये क्लास राशन लेने के लिए क्लास व्यवस्था है कि सरकारी राशन लेने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं आपको क्या दिखा रहा है? इन सारी इमेजेस से आपने क्या देखा और क्या सीखने को मिला? आपने एग्जैक्टली थोड़ा सा टच कर पाए हो अगर मेरी बात को? आपको इतनी सारी चीजें रियल लाइफ का दिखाने का ही है कि आप टच कर पाओगे कि यार रूरल एरिया ये है। और रूरल एरिया, अभी अर्बन एरिया की इमेज दिखा नहीं रहा मैं। अर्बन एरिया में आप बहुत सारे बच्चे रहते हैं, स्काई स्केपर बने हुए हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, स्कूल्स हैं, अच्छे अच्छे स्कूल्स, चैरिटेबल ट्रस्ट हैं बहुत सारे जो लोगों की मदद भी करते हैं, बहुत सारे क्लास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है, मेट्रो है ना, और वहाँ पे सड़क तांगे से जा रहे हैं लोग। तो यार ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए। रूरल एरिया को हमें डेवलप करना है, दिस इज कॉल्ड रूरल डेवलपमेंट। और प्रोसेस क्या है इसके अंदर? सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स। जमीन देखो, गांव में जो है लैंड सबसे इंपॉर्टेंट है और उस पर बहुत विवाद होता है, जमीनी विवाद होता है गाँव में। आपने देखा होगा गाँव में लड़ाई होती है, जमीन के ऊपर हो जाती है। तो लैंड रिफॉर्म्स लेके आना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब गाँव में पक्की सड़क होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन, बिजली, ये सारी चीज़ें गांव में होनी चाहिए, स्कूल हॉस्पिटल होने चाहिए। ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करें, गांव के लोगों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। हालांकि सरकार बनाती है पॉलिसी, रूल रेगुलेशन बनाती है, लेकिन फिर भी उतना डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। अगर लोगों का ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन टैलेंट डेवलप होगा तो गाँव भी तरक्की करेगा। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम गाँव के अंदर लागू करने चाहिए। गरीबी हटाने के लिए कुछ प्रोग्राम है जो हमने पढ़े थे 4th चैप्टर के अंदर लास्ट क्लास में, वो सारे के सारे अगर आपको याद है तो 4 सेल्फ और 2 वेज एम्प्लॉयमेंट थे। मुझे फटाफट कॉमेंट में लिख के दिखाओ, सेल्फ के 4 नाम याद है कि नहीं, वेज के 2 नाम याद है कि नहीं। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, जो प्रोडक्टिव रिसोर्स है हमें उसका डेवलपमेंट करना है। कहने का मतलब क्या है कि हमें जॉब अपॉर्चुनिटी देनी है ताकि लोग जॉब कर सके, लोग काम कर सके और वहां से लोग पैसे कमा सके। तो ये सारी चीजें करेंगे हम तो हमारा जो रूरल एरिया है वो डेवलप होगा। इन्हीं प्रोसेस से चलकर रूरल एरिया जो है वो डेवलप बनेगा। डियर लर्नर्स, अगर आप अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो अनअकैडमी लेके आया है क्लास आपके लिए 24/7 डाउट सॉल्विंग, जहां पे 24/7 आप अनअकैडमी में डाउट पूछ सकते हो। आस्क का डाउट फीचर है अनअकैडमी के ऐप पे जिसको आप देख सकते हो, जिसके अंदर अगर आप 10 डाउट पूछते हो तो 15 दिन के लिए क्लास आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलता है बिल्कुल फ्री। ऑफर 15 से 21 नवंबर तक वैलिड है, तो प्लीज जाओ अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है अनअकैडमी ऐप का, डाउनलोड करो। SPA10 मेरा कोड है, कूपन कोड, वो यूज करना ताकि फ्री में आप अनलॉक कर सको। जो भी डाउट होता है वो आप पूछ सको। डाउट कैसे पूछोगे? अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, फिर आस्क का डाउट पे क्लिक करोगे और अपलोड करोगे इमेज अपने क्वेश्चन का। जैसे अपलोड करोगे आपको सब्जेक्ट पूछेगा कि किस सब्जेक्ट का है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करके क्लास जैसे क्वेश्चन अपलोड करोगे वीडियो क्वालिटी में, हाई क्वालिटी में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा इंडिया के टॉप एजुकेटर से। तो आप जाओ चेक करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ऐप का जो कोड है वो है SPA10। अब इस पूरे चैप्टर में रूरल डेवलपमेंट के अंदर हम 2 टॉपिक पे बात करेंगे और इन्हीं 2 टॉपिक पे बात करके हम इस पूरे सेशन को एंड करेंगे। तो ये जो 2 टॉपिक है वो क्या क्या है? सबसे पहला है रूरल क्रेडिट, यानी कि कोई भी रूरल एरिया तभी डेवलप कर पाएगा जब उसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्रेडिट, क्रेडिट यानी कि पैसा। रूरल एरिया के लोगों को ग्रोथ करने के लिए पैसा चाहिए। अगर मैं एक किसान हूं तो मुझे पैसा चाहिए बीज खरीदने के लिए, मुझे पैसा चाहिए क्लास ट्रैक्टर को बुलाने के लिए, मुझे पैसा चाहिए क्लास जो हैंडपंप है उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, मुझे फर्टिलाइजर के लिए पैसा चाहिए, मुझे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड के लिए पैसा चाहिए। तो अगर मुझे ये पैसा मिलेगा तो ही मैं अच्छे से खेती बाड़ी कर पाऊंगा, लेकिन अगर मुझे पैसा नहीं मिलेगा तो मैं खेती बाड़ी कैसे कर पाऊंगा? तो अल्टीमेटली सरकार का एम है कि लोगों को पैसा मुहैया कराया जाए, लेकिन क्या ये एम रियल लाइफ में अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये देखने की बात है। तो पहला है रूरल क्रेडिट और दूसरा डाइवर्सिफिकेशन, या आप कह सकते हो इसको, ये कॉन्सेप्ट के अंदर आता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ओके। तो ये 2 बातें क्लास, ये 2 टॉपिक है जिन्हें आपने ध्यान रखना है। तो रूरल क्रेडिट क्या है? ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी जनरली डिपेंड अपॉन द फंड्स रिक्वायर्ड। रूरल एरिया का जो ग्रोथ है वो डिपेंड करेगा फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। देखो कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं जिसे बोलते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जिसे बोलते हैं नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। एग्रीकल्चर एक्टिविटी, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी मतलब एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, ये सब चीजें। फार्मर नीड मनी फॉर सीड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, एक्सेट्रा। इवन फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सो रूरल क्रेडिट इज वन ऑफ द क्रूशियल फैक्टर विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो रूरल क्रेडिट एक क्रूशियल फैक्टर है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को क्या करता है क्लास? बढ़ावा देता है, एग्रीकल्चर
प्रोडक्शन को कंट्रीब्यूट करता है। दिस इज कॉल्ड रूरल क्रेडिट। तो रूरल क्रेडिट का मतलब क्या है कि गांव के लोगों को आपने फंड मुहैया कराना है, पैसा देना है ताकि वो खेती बाड़ी कर सकें और करके आप खुद का भी ग्रोथ करें और आपका पैसा भी आपको लौटा दें। तो रूरल क्रेडिट की कितने सोर्सेस होते हैं बेटा? दो सोर्सेस होते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल। देयर आर टू सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट। द फर्स्ट इज नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस एंड द सेकंड इज इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। दो तरह के सोर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल। अब नॉन इंस्टीट्यूशनल किसको कहते हैं? बेसिकली नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का मतलब क्या है कि यहां पर एग्रीकल्चर इन लोगों द्वारा दिया जा रहा है। कौन? मनी लैंडर, साहूकार जिसको बोलते हैं। तो मनी लैंडर बेसिकली करता क्या था कि मान लो आप गए लोन लेने के लिए, तो आपको पैसा दे दिया और आपका डायरी में लिख दिया हिसाब किताब, फिर आपने पैसा लौटाया 10,000 तो माइनस किया 1,000, ब्याज था 15%, लिया कैलकुलेट करके 18%। अब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि हर चीज को प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट कर सकें और हर तरीके का हिसाब किताब कर सकें। और दूसरी बात, साहूकार ने जो बोल दिया वो फाइनल है, आप उसकी बात को नहीं काट सकते। साहूकार ने बोल दिया भैया इतना बन रहा है तुम्हारा, देना है तो देना है, खत्म बात, मैं झूठ बोलूंगा, ऐसा बोल दिया साहूकार। तो मनी लैंडर्स रिलेटिव अपने रिश्तेदार, हालांकि रिश्तेदार तो ऐसा नहीं करते, लेकिन रिश्तेदार जो है वो कहीं ना कहीं क्लास आपको पैसे उधार देते हैं और विदाउट इंटरेस्ट आपके पैसे बाद में वापस भी ले लेते हैं। ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट, ट्रेडर और कमीशन एजेंट ये ऐसे लोग होते हैं क्लास जो आपको पैसा उधार देते हैं और लेकिन आपको ये लालच देते हैं कि भैया हम आपको उधार तभी देंगे जब अपनी फसल आप हमें ही बेचोगे। तो ये कम से कम रेट में क्लास फसल को लेकर ये किसी और को बेच देते थे आपसे लेकर और क्लास वहां पे बीच में मुनाफा कमाते थे। दिस इज कॉल्ड ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट। और अगला है क्लास जमींदार, लैंडलॉर्ड। तो ये चार नाम है, प्लीज कॉमेंट में एक बार लिखो, आराम से रिविजन करो, कोई जल्दी नहीं है, जल्दीबाजी करोगे तो दिमाग से चीजें निकल जाएंगी। तो एक बार फटाफट कॉपी में चार के चार नाम लिख के दिखाओ, मनी लेंडर्स, रिलेटिव, ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट और लैंडलॉर्ड। ये है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस और यू कैन से इनफॉर्मल सोर्सेस जहां से क्लास पैसा लिया जाता है। ठीक है, इनफॉर्मल या नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस जहां से फार्मर या गांव के लोग जो है वो फंड्स को रेज करते हैं। ओके, तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक। ये देखो मैंने आपको कुछ इमेजेस आपको नॉर्मली दिखा रखी हैं कि किस तरीके से क्लास ये साहूकार जो है, ये देख रहे हो क्लास किस तरीके से गरीब लोगों को सता रहे हैं। बेचारे गरीब लोग जो है पैसा उधार लेंगे, मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता, तो भैया ये उधार ले लेते हैं, फिर इनकी पूरी पीढ़ी जो है उधार चुकाने में लग जाती है क्लास, फिर भी वो पूरा का पूरा चुका नहीं पाते इस तरीके से। दूसरा है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस व्हेन क्रेडिट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट। देखो जब क्रेडिट गवर्नमेंट अप्रूव एजेंसी से दिया जा रहा है, सच सोर्सेस इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल सोर्स। अब ये एक ऐसे सोर्स है जहां पे सरकार आपको उधार दे रही है, गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको उधार दे रही है, तो ये बिल्कुल भी गलती नहीं करते, कोई भी क्लास अनएथिकल काम नहीं करते, ट्रांसपेरेंसी रहती है, एग्जैक्टली कितना पैसा आप ले रहे हो सारी बातें क्लास यहाँ पे लिखी रहती हैं और कोई भी इसमें झोल नहीं होता है। तो यहाँ पे सेफ है और इंटरेस्ट भी अनरीजनेबल नहीं होता है। जो मनी लेंडर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो अनरीजनेबल है, मतलब भैया डबल सीधे 1 साल में डबल देना है आपको, 2 साल में डबल देना है, 3 साल में डबल देना है, यार इस तरीके से नहीं होती थी चीजें, है ना, मतलब इस तरह से नहीं होनी चाहिए चीजें, बट मनी लेंडर ऐसा करते थे, जमींदार ऐसा, साहूकार ऐसा करते थे। तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो है इसके अंदर जो क्रेडिट दिया जा रहा है वो गवर्नमेंट अप्रूव एजेंसी दे रही है, तो वो एजेंसी जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव है और गवर्नमेंट कभी भी पब्लिक का नुकसान नहीं चाहती। ठीक है, वो तो बीच में कुछ करप्ट लोग होते हैं जिसकी वजह से नुकसान हो जाता है, बट सरकार की तरफ से डायरेक्टली जो पॉलिसी निकलती है वो हमेशा पब्लिक के फायदे के लिए ही निकलती है। तो राजा कभी प्रजा का अनहित नहीं चाहेगा। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, तो सबसे पहला जो है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी सबसे पहला होता क्या है, कुछ ऐसे लोग जिन्हें खुद समस्या हुई है रियल लाइफ में पैसे जुटाने में, तो ये सारे लोग मिलके अपने आप को क्लास रजिस्टर कराते हैं सोसाइटीज एक्ट से और वो बन जाते हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। और क्लास वो क्या करते हैं, सब लोग मिलके एक बैंक जैसा कुछ बना लेते हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी और लोगों की मदद करना चालू करते हैं, मेंबर्स को लोन देना चालू करते हैं। दिस इज कॉल्ड कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। दूसरा लैंड डेवलपमेंट बैंक, ध्यान रखना ये 7 के 7 नाम है, मुझे याद चाहिए आप सबसे। लैंड डेवलपमेंट बैंक यानी कि ऐसे बैंक जो बने हैं किसके लिए, जो लॉन्ग टर्म लोन देने के लिए बने हुए हैं उन लोगों को, उन किसानों को जो परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड या कोई मशीन खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा तो है नहीं, तो वो लोन लेंगे, मशीन खरीदेंगे, मशीन चलाएंगे, ट्रैक्टर वगैरह ले लिया मान लो, चलाएंगे और उससे कुछ पैसा आएगा, उससे इनको
वापस करेंगे, लोन वगैरह वापस करेंगे और अपना घर बार भी चलाएंगे। तो जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है बेसिकली 20 ईयर्स के लिए लोग लोन देते हैं लैंड इंप्रूवमेंट के लिए, लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो उन लोगों, वो लोग भी क्या करते हैं, रूरल एरिया के लोगों को लोन देते हैं। हम पढ़ रहे हैं रूरल क्रेडिट की, रूरल एरिया को पैसा कैसे कैसे मिलता है। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल में 4 पढ़ लिया, अब इंस्टीट्यूशनल के अंदर 7 है। तो ये भी रूरल एरिया में क्लास लोगों को उधार देते हैं, जो सिटीजन है उनको उधार देते हैं। कमर्शियल बैंक्स, जो कमर्शियल बैंक है वो भी पैसे देने में क्लास हेल्प करते हैं। जितने बैंक है, जितने भी आप बैंक देखते हो, हालांकि पहले ये नहीं देते थे, लेकिन जब इनका नेशनलाइजेशन हुआ 1969 में जब इनका नेशनलाइजेशन हुआ कमर्शियल बैंक्स का, बड़े बड़े बैंकों का, तब ये लोग रूरल एरिया में भी ब्रांच खुलने लगे और लोगों की मदद, रूरल एरिया के जो लोग हैं उनको ये लोन देने में मदद करते हैं। लेकिन ये लोग क्लास मॉर्गेज मांगते हैं कि भैया हम आपको लोन तो देंगे, लेकिन आप बताओ क्या गिरवी रखोगे। बेचारा किसान कहता है कि ऑलरेडी मेरी जमीन किसी साहूकार के पास गिरवी रखी पड़ी है, मैं और क्या गिरवी रख सकता हूं। तो इस तरीके की समस्या आती है। बट ये लोग उधार देते हैं रूरल एरिया में, क्रेडिट फैसिलिटी को, क्रेडिट नीड को पूरा करते हैं। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, लैंड डेवलपमेंट बैंक और कमर्शियल बैंक्स, ये ध्यान रखना। अगला क्या है क्लास, 7 के 7 नाम। चौथा है रूरल रीजनल रूरल बैंक का, जहां पे कमर्शियल बैंक नहीं होते वहां पे रीजनल रूरल बैंक होते हैं, इसको आरआरबी बोलते हैं, आरआरबी। जैसे आपने नाम सुना बड़ौदा बैंक है क्लास, यहाँ पे ये बड़ौदा में है, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक है, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक है, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक है, पंजाब ग्रामीण बैंक है, असम ग्रामीण विकास बैंक। तो गाँव के विकास के लिए ये बैंक बना हुआ है। तो अगर आप गाँव के हो, इसी गाँव के, और आप गाँव में लोन लेना चाहते हो क्लास इन बैंकों से, ग्रामीण बैंक से, तो ये आपको लोन दे देंगे। लेकिन ये पढ़ने में आसान है, रियल लाइफ में इनसे भी लोन लेने बहुत तकलीफ होती है। दी गवर्नमेंट, तो जो गवर्नमेंट लोन देती है उस पे तकावी लोन उसको बोलते हैं, और उस पे इंटरेस्ट का जो रेट होता है वो लो होता है, अप्रोक्सीमेटली 6%। तो इसे बोलते हैं क्लास गवर्नमेंट। तो सरकार भी लोन देती है। छठा है नाबार्ड। मैंने आपको हमेशा नाबार्ड के स्टैब्लिशमेंट ईयर को और डेट को बात की है, मैंने यहाँ पे ईयर लिखा है, कमेंट सेक्शन में नाबार्ड की स्टैब्लिशमेंट डेट और नाबार्ड का फुल फॉर्म फिर से लिख के दिखाओ, अगर आपको अच्छे से लर्न है तो लिख के दिखाओ। और नाबार्ड कैसा बैंक है बेटा, आरबीआई की तरह एक एपेक्स बॉडी है जो रूरल एरिया के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक है ये, राष्ट्रीय बैंक है, किसके लिए, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और रूरल एरिया दोनों को डेवलपमेंट करने के लिए बैंक बना हुआ है क्लास। Apex Development Bank authorized for providing and regulating credit and other facility for the promotion and development of agriculture. एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, हैंडीक्राफ्ट को। तो मतलब गांव में चाहे फार्मिंग एक्टिविटी हो, चाहे नॉन फार्मिंग एक्टिविटी हो, चाहे कोई हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहा हो, उसको डेवलप करने के लिए क्या बनाए क्लास, ये नाबार्ड। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जितने भी रूरल एरिया के बैंक्स है, चाहे ग्रामीण बैंक हो, चाहे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी हो, जो भी, उन सबके ऊपर कंट्रोल करता है कि वो रूरल एरिया को डेवलप करने में अपना स्टेप सही योगदान दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो ये एक नाबार्ड है क्लास, एपेक्स बैंक है जो रूरल बैंकिंग सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप। 7 पॉइंट है बेटा, प्लीज मैं फिर से एक बार अभी 7 पॉइंट लिखवाऊंगा आपको, आपको इसे बोलना है कि 7 पॉइंट कौन कौन से याद रखना है। ये इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस हैं, यानी कि गवर्नमेंट अप्रूव एजेंसी द्वारा क्लास यहाँ पे पैसा दिया जाता है। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी आपने देखा, लैंड डेवलपमेंट बैंक आपने देखा, कमर्शियल बैंक आपने देखा, गवर्नमेंट आपने देखा क्लास, आपने देखा नाबार्ड, और आपने क्लास और क्या देखा था बताओ जरा, और क्या क्या था। 7 तो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, नाबार्ड हो गया, हाँ आरआरबी रीजनल रूरल बैंक। तो कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक हो गया, गवर्नमेंट हो गया, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी हो गई और नाबार्ड हो गया, और लास्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है, ध्यान समझना, कहानी इसकी क्या होती है मैं समझाता हूं तुम्हें। 10 लोग हैं, सबने 1000 रुपए हर महीने जमा किया, तो कितने रुपए इकट्ठा हो गए क्लास यहाँ पे, 10,000। अब ये और ध्यान रखना कि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये बेसिकली किसका है क्लास, वुमेन का। ये सेविंग्स को प्रमोट करते हैं, सेविंग्स को प्रमोट करते हैं कि यार पैसा बचा के हम जोड़ेंगे, और ये माइक्रो नीड को पूरा करता है, माइक्रो फाइनेंस नीड, क्योंकि आपको ना केस स्टडी वगैरह में, क्वेश्चन वगैरह में घुमा के पूछ सकता है। माइक्रो जो माइक्रो क्रेडिट नीड है उसको पूरा करता है, और इसमें बेसिकली जो पैसा लिया जाता है
वो किसके पर्पस से होता है क्लास? कंजप्शन पर्पस से। अब 10,000 रुपए जुड़ के किसी भी एक इंसान को ये उधार दे दिया जाता है, तो ए ने सिर्फ 1,000 रुपए दिए और ए को कितना मिल गया बताओ जरा? यहाँ पे 10,000 मिल गया। अब इस सिचुएशन में ए क्या करेगा? ए अपना कुछ काम धाम करेगा 10,000 से जो भी, और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जो ए देगा वो इंटरेस्ट का अमाउंट सब में इंक्लूडिंग ए सब में बढ़ जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम फिर 1,000 सब देंगे, फिर 10,000 किसी और को दिया जाएगा, और इस तरीके से ना जो आपस की फाइनेंशियल नीड है उसको हम खुद भी पूरा कर सकते हैं विदाउट एनी डिपेंडेंसी ऑन अदर पीपल। ओके, तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप। और सेल्फ हेल्प देखो महिलाएं बेसिकली इसको प्रमोट करने लगी सेल्फ हेल्प ग्रुप को, और काफी ज्यादा इससे जो क्रेडिट फाइनेंशियल नीड थी, माइक्रो क्रेडिट फाइनेंशियल नीड रूरल एरिया की, वो खत्म होने लगी। तो ये 7 के 7 पॉइंट फटाफट वीडियो को पॉज करके मुझे कॉमेंट में लिख के दिखाओ, हर एक बच्चे क्लास 7 के 7 पॉइंट। ओके, नेक्स्ट। अब से रूरल क्रेडिट सिस्टम में प्रॉब्लम क्या क्या थी? तो सबसे पहली प्रॉब्लम थी इनसफिशिएंसी। जो अमाउंट सरकार की तरफ से या जो इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की तरफ से मिल रहा था गांव वालों को, वो सफिशिएंट नहीं था, कम पैसे मिल रहे थे। इनएडुकेट अमाउंट ऑफ सेक्शन, 2 लाख का लोन मैंने मांगा है, मुझे 50,000 का ही लोन मिला है, तो जो मुझे लोन सैंक्शन होता था वो बहुत कम होता था। लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, अब बहुत ज़्यादा तुम्हें इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज मिलेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा ग्रामीण बैंक, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं मिलेगा आपको, बहुत लिमिटेड है। रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में कदम कदम पे बैंक्स हैं, रूरल एरिया में नहीं है। लेसर अटेंशन ऑन पुअर फार्मर, तो देखो जो अमीर फार्मर है, मार्जिनल फार्मर है, उनको सब जानते हैं, वो पॉपुलर है गांव में, तो भैया उनको तो मैनेजर भी जानता है, वो उनको लोन दे देगा। लेकिन जो गरीब किसान है, फार्मर्स जो लोअर मतलब कि इनकम ग्रुप के फार्मर्स हैं यार, उन लोगों के पास कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, ना उनकी जुबान की कीमत समझते हैं ये लोग, तो उन लोगों को लोन देने में क्लास ये लोग हिचकिचाते हैं, लोन नहीं देते। ग्रोइंग ओवरड्यू, ऐसा देखा गया है क्लास आने वाले पिछले कई सालों के अंदर ऐसा देखा गया है कि किसान को अगर लोन दिया है तो किसान उसे वापस नहीं कर पाता वेरियस रीजन की वजह से। तो बैंकों को कई बार ऐसा लगने लग जाता है कि यार किसान जानबूझ के डिफॉल्ट करते हैं, जानबूझ के पैसे नहीं देते, और बाद में सरकार से माफी लोन माफी की गुहार लगाते हैं कि हमारा लोन माफ कर दो, और जिसकी वजह से एक डर लग रहा है क्लास, जिसकी वजह से जानबूझ के क्लास वही सिचुएशन हो रही है और वो लोन जो है वो नहीं दे रहे। ग्रोइंग ओवरड्यू, ओवरड्यू बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए वो लोन देने से कतराते हैं बैंक्स कि यार लोन देंगे तो कहीं डूब ना जाए हमारा पैसा। तो ये सारे के सारा था क्लास आपका एग्री मतलब कि रूरल क्रेडिट। तो अब हम बात करें क्लास एग्रीकल्चर मार्केटिंग। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ये क्या है? ये जो पैराग्राफ है क्लास में पढ़ाऊंगा आपको, बट उससे पहले ये पढ़ते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम क्या है। द एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम रेफर्स टू सिस्टम थ्रू विच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रीच आवर टेबल। अनाज, सब्जियां, फल बना के तैयार हो गया, उगा दिया किसान ने, अब वो हमारे टेबल तक, हमारे पास तक जिस सिस्टम के थ्रू पहुंचता है, उस पूरे सिस्टम को बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं। ये वो प्रोसेस है जो असेंबल करता है, स्टोर करता है। भैया अनाज कलेक्ट करना, स्टोर करना, उसको उसका ग्रेडिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, पैकिंग करना, अलग अलग चैनल से डिस्ट्रीब्यूट करना और हमारे तक पहुंचाना। डायरेक्टली किसान से हमारे पास तक नहीं आता है क्लास, डिफरेंट लोगों से रूट होने के बाद आता है हमारे पास। दिस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अच्छा, अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग अगर है तो किसानों को समस्या क्या क्या हो रही है? किसान इतना परेशान रहता है क्लास कि किसान ने सारा अनाज तो उगा लिया, उसे बेचेगा कैसे, उसकी भी समस्या है। उसको यहाँ से मंडी तक लेके कैसे जाएगा, और फिर मंडी में जो डीलर बैठे हुए हैं, ब्रोकर बैठे हुए, वो दाम कैसा लगाएंगे। वो सोचते हैं कि यार किसान तो अनाज लेके आ गया, वापस तो लेके जाएगा नहीं, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा बहुत ज़्यादा है, कम से कम में ले लो। वजन में घोटाला कर देते हैं, 10 टन की जगह 8 टन 9 टन तोलते हैं और बोलते हैं यार हमारा तो बहुत कम दाम में जा रहा है, नुकसान हो रहा है, बिक नहीं रहा, और ग्राहकों को देते हैं ये महंगे दामों में। तो मतलब ग्राहक कह रहा है यार मैं तो 10 रुपये 15 और 20 रुपये किलो दे रहा हूँ, पर किसान कह रहा है मैं तो 2 रुपये 3 रुपये किलो में बेच रहा हूँ। तो डिफरेंस बीच में ब्रोकर खा जाते हैं। ओके, तो मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर्स। तो जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जो अनाज लेते हैं इनसे, वो मैनिपुलेट करते हैं, यानी वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोल करते हैं, गड़बड़ी करते हैं इसके अंदर। लैक ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन, किसानों को मार्केट की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, और ना ही किसान आज नहीं बेचेगा तो सड़ जाएगा फल, उसका सब्जियां खराब हो जाएंगी, गल जाएंगी, सड़ जाएंगी। तो यार उसको डर रहता है कहीं ना कहीं मैं स्टोर कैसे करूँ। तो स्टोरेज फैसिलिटी जो है वो है ही नहीं कि वो स्टोर कहाँ से करेगा। वो अनाज बहुत सारा उगा है, सब्जियां हैं, फल हैं, आलू टमाटर प्याज, कहाँ रखेगा उसको, खराब ना हो जाएगा, ये डर रहता है। अब यहाँ पे
किसानों को एक ऑल्टरनेटिव वे दिया गया आजकल, द ऑल्टरनेटिव वे फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग दैट इमर्ज चैनल वेयर फार्मर कैन डायरेक्टली सेल टू द प्रोड्यूस टू कंज्यूमर। पहले किसान जो है वो मंडी के थ्रू बेचता था, लेकिन अब किसान डायरेक्टली जाकर मंडी में ग्राहकों से डील करके सीधे सीधे ग्राहक को बेच सकता है। बहुत सारी मंडी है, अपनी मंडी क्लास पंजाब हरियाणा राजस्थान में है, हरदासपुर मंडी पुणे में, रिज्जू बाजार जो है वो आपका एग्रीकल्चर वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट है आंध्र प्रदेश में, उजावर सैंडीज ये तमिलनाडु में है। और नंबर ऑफ नेशनल, अब बाहर से क्या होता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं लाइक क्लास मैकडोनल्ड्स है, सबवे है, डोमिनोज है, और भी बहुत सारी क्लास, बर्गर क्लब, बर्गर किंग, ये सब क्या होते हैं क्लास, इनको आलू चाहिए होता है, इनको टमाटर प्याज चाहिए होता है, शिमला मिर्च चाहिए होता है इनको, या फिर अलग अलग क्लास जो ब्रोकली है, या फिर आप कह सकते हो डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, कॉर्न है, ये इनको चाहिए होता है। तो ये किसानों से डील करते हैं, उनको बीज देते हैं, उनको बताते हैं कि यार किस वेजिटेशन कंडीशन में आपको चीज़ें उगानी है और आपको उगा के हमको देना, हम आपको पैसे देंगे। तो इस तरह से भी किसानों की काफ़ी अच्छी इनकम होती है क्लास, वो काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी डायरेक्टली डील कर देते हैं। जैसे मैकडी का जो फ्रेंच फ्राइज देखोगे आप, तो वो सारी जगह सेम ही मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि वो आलू सेम, आलू उसी क्वालिटी का, आप घर के आलू से बनाओगे शायद वो उतना अच्छा फ्राई से साथ नहीं बनेंगे आपको जो वो बनाते हैं। तो इसीलिए क्लास वो क्या करते हैं, डील कर लेते हैं, और वो काफ़ी अच्छा फार्मर्स को पे भी करते हैं, जिसके लिए क्लास फार्मर्स को जो अच्छा प्राइस वो देते हैं, और उनको पूरा बीज भी ला के देते हैं, कंडीशन दिखाते हैं कैसे कैसे आपको करना है, सब कुछ किसान को सिखा दिया, बस किसान उन्हें आलू उगा के दे रहा है। इसी तरीके से अदर वेजिटेबल भी किसान देता है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम हो गया हमारा। अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को कैसे इंप्रूव किया जाए? एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को इंप्रूव करने के जो तरीके हैं, उसमें सबसे पहला रेगुलेटेड मार्केट, मार्केट को रेगुलेट कर दो, नियंत्रण कर लो। सरकार कहती थी कि भैया ये मार्केट रेगुलेटेड है, इसके अंदर क्या होता है, एक गवर्नमेंट का इंसान होता है, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव एक होता है, एक फार्मर का रिप्रेजेंटेटिव होता है क्लास फार्मर का, और एक होता है जो डीलर होते हैं ना, बिग ट्रेडर्स, उनका रिप्रेजेंटेटिव। सब लोग मिलके जो है वो प्राइस डिसाइड करते हैं। वैसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कोई भी प्राइस डीलर ऑफर कर रहा है या अपना अनाज सस्ते दाम में बेच देंगे, इस तरीके से नहीं होता। तो प्रॉपर ये लोग अनाज रखते हैं, सब्जियां रखते हैं क्लास, और जो रेट ये लोग तय करते हैं उस रेट पे लोग बेचते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, अगर आप चाहते हो कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग सुधारी जा सके, तो यार गांव से लेकर शहर तक, मंडी तक, उनमें पक्की सड़क हो, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हो, बिजली प्रॉपर मिले, ये चीज करना पड़ेगा। कोऑपरेटिव मार्केटिंग, सबसे कहा जाता है सब लोग मिलके काम करो। कोऑपरेटिव मार्केटिंग का मतलब क्या है कि भाई मिलके सब लोग काम करो। अलग अलग किसान जो है ना, अनाज तो लेके आते हैं, सब्जियां फ्रूट्स लेके आते हैं, लेकिन सब लोग मिलके क्या करते हैं पता है, प्राइस डिसाइड करते हैं। सब लोग मिल जाते हैं और मिलके कहते हैं भैया ठीक है, हम लोग इस प्राइस में जो है हम बेचेंगे, अगर हमको इस प्राइस से कम मिलेगा तो हम कोई भी अपना जो है वो सब्जियां फ्रूट्स या वो नहीं बेचेगा। दिस इज कॉल्ड कोऑपरेटिव मार्केटिंग। अगर इसकी बात करें तो एक व्हाइट रेवोल्यूशन है जो किसके लिए फेमस है क्लास, मिल्क के लिए। मिल्क कोऑपरेटिव है, किस स्टेट का, गुजरात का। व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क कोऑपरेटिव, अमूल का कोऑपरेटिव है ये। इसके अंदर क्या है, सारे के सारे गांव वाले दूध लेके आते हैं क्लास, जो पशु पालते हैं, और दूध लाके किसको देते हैं क्लास, अमूल को देते हैं। अमूल उसे क्लास बना के प्रोसेस करके बेचता है। और व्हाइट रेवोल्यूशन क्लास जो पूरे इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन को बहुत बढ़ा दिया था उस टाइम। हम आगे पढ़ेंगे। डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, अच्छा सरकार कहती है कि आप अनाज उगाओ, हम आपका अनाज खरीद लेंगे। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हम आपका अनाज खरीद लेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि आपको जो है वो मिनिमम इतना प्राइस तो देंगे ही देंगे। आपकी फसल 100 रुपए की उगी है तो हम आपको 150 तो मिनिमम देंगे ही देंगे, उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो ये मिनिमम प्राइस सेट हो गया, किसान सेफ है अब कि यार कम से कम तो मुझे इतना मिलेगा ही मिलेगा, घाटा नहीं होगा मुझे। सरकार क्या करती है उसको लेके, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करती है, उसका बफर स्टॉक मेंटेन करती है, स्टॉक इकट्ठा करती है। और क्लास इन फ्यूचर अगर मान लो कहीं आंधी तूफान आ गया, फ्लड आ गया, वॉर की सिचुएशन हो गई, राशन की दुकान है, वहाँ पे क्लास इन अनाज को दिया जाता है। नेक्स्ट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि पीडीएस। राशन की दुकानों पे भी क्लास इन अनाज को बांटा जाता है। तो ये 3 डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है, प्लीज मत भूलना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मेंटेनेंस बफर स्टॉक और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लास्ट टॉपिक हमारा क्लास, जिसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा और आपका सिलेबस भी। तो अगले 10 मिनट प्लीज बहुत ध्यान समझना क्या है इसके अंदर। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अब हर कोई खेती बाड़ी कर रहा है, हर कोई लैंड पे कुछ ना कुछ उगा रहा है। तो अगर आप कुछ और हटके करते हो, कुछ डाइवर्सिफाई करते हो, एग्रीकल्चर के साथ साथ कुछ और भी करोगे, तो शायद आप ज्यादा इनकम कमा पाओगे। और आप 12 महीने तो एग्रीकल्चर करते नहीं, तो आपका एक्स्ट्रा टाइम जो आपके पास है उसमें आप कुछ और उगा सकते हो। बहुत सारी और चीजें हैं क्लास, हम वो कर सकते हैं जिसे बोलते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटी या डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे हम क्या कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, पशु पाल सकते हैं, पोल्ट्री वगैरह कर सकते हैं, ये सारी चीजें। अब एग्रीकल्चर को अगर हम क्लास डाइवर्सिफाई करें, कुछ और काम करें, तो फायदा क्या होगा, हमारा रिस्क कम हो जाएगा क्लास फार्मर्स का, कि वो सब कुछ नहीं खो देंगे अगर वेदर खराब हो गया, फसल अच्छी नहीं हुई
तो आप कोई और चीज कर रहे हो ना, तो और ऑप्शंस हैं आपके पास। सिंस मल्टीपल क्रॉप कैन बी हार्वेस्टेड फ्रॉम अ स्मॉल फील्ड, छोटी सी फील्ड में मल्टीपल क्रॉप आप हार्वेस्ट कर सकते हो, तो आपकी फसल जो है लगभग 10 गुना हो जाती है, 10 गुना आपकी फसल हो जाती है, विच इंश्योर एन इंक्रीज इन इनकम फॉर फार्मर्स। तो यानी कहीं ना कहीं फार्मर्स की इनकम बढ़ाती है। यार आप कुछ और काम करोगे, कुछ और पैसा कमाओगे, इनकम बढ़ेगी। और एग्रीकल्चर सेक्टर ऑलरेडी क्राउडेड है इंडिया के अंदर, तो ऑलरेडी सब लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करोगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और आप भी किसी को एम्प्लॉयमेंट दे पाओगे। और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो है अगर आप करते हो तो इससे पेस्ट कंट्रोल होता है और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। क्रॉप रोटेशन, ध्यान रखना, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के अंदर क्रॉप रोटेशन भी है कि आप कहीं ना कहीं क्रॉप को रोटेट करते हो, कि अभी आपने कुछ उगाया फिर आपने कुछ उगाया, रोटेट करोगे तो इससे क्या होगा, फसल आपकी अच्छी होगी और क्लास जो कीड़े मकोड़े हैं वो आप कंट्रोल कर सकते हो। तो नॉन फार्म एरिया के अंदर सबसे पहला आता है एनिमल हस्बेंड्री या लाइफ स्टॉक फार्मिंग, यानी कि पशुपालन। तो अगर आप पोल्ट्री का काम करोगे, मुर्गी पालन, इस तरीके से बत्तख पालन, मुर्गी पालन, या जानवर पाल रहे हैं क्लास, यहाँ पे जो डेयरी का प्रोडक्ट है वो देने वाले जानवर, या कोई और भेड़ पाल रहे हैं, बकरी पाल रहे हैं क्लास, गाय भैंस बैल, ये सारी चीज़ अगर आप पालते हो तो कहीं ना कहीं क्लास आपको जो रिक्वायरमेंट है, जहाँ भी जैसे हल चलाने के लिए अगर बैल की जरूरत है तो वो आप यूज़ कर सकते हो, तांगे के लिए यूज़ कर सकते हो इनको, है ना, या फिर आप कोई भी इनका यूज़ करके दूध वगैरह निकाल सकते हो, डेयरी काम कर सकते हो। तो ये एनिमल हस्बेंड्री, ये जो लाइफ स्टॉक फार्मिंग है, एक सेकंड ऑल्टरनेटिव मिल जाता है, एक अनदर ऑल्टरनेटिव है जिसे क्लास आप करके पैसे कमा सकते हो और आप लाइफ को सेव कर सकते हो अपना। फिशरीज, मछली पालन। जो फिशिंग कम्युनिटी है वो इंडिया में आज ही बहुत गरीब है, उनकी इनकम कम है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है, लेकिन अगर आप फिशरीज का काम करते हो तो सरकार आपको सब्सिडी भी देती है, मछली के दाने वगैरह खरीदने पे सब्सिडी देती है, और क्लास सरकार आपको प्रमोट करती है, आपको सिखाती है किस तरीके से मछली पालन करना है। तो बेसिकली मछली पालन एक ऐसा काम है जो कम्युनिटी करती है, फिशिंग कम्युनिटी, इनकी हर किसी के बस की बात नहीं है पानी में जाके मछली को पकड़ लेना, तो इनकी कम्युनिटी होती है क्लास, जो बचपन से ही जिनके घर वाले दादा परदादा सब यही काम करते हुए आ रहे थे, तो ये लोग जो है मछली पालन करते हैं, तो ये भी एक अनदर ऑप्शन है। The most important is dairying. It is the branch of agriculture which involves breeding, raising and class utilization of dairy animal for the production of milk. बेसिकली क्लास मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जिसे डेयरी प्रोडक्ट बोलते हैं, मिल्क से बनाने वाले प्रोडक्ट जो होते हैं वो होते हैं मिल्क प्रोडक्ट। प्रोसेस फ्रॉम इट, ऑपरेशन फ्लड, ध्यान रखना ऑपरेशन फ्लड इज फॉर व्हाइट रेवोल्यूशन, ये जो आया क्लास वो स्टार्ट हुआ 1970 में, किसके द्वारा क्लास, एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा स्टैब्लिश किया गया ऑन द एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ वर्गीस क्रेन। और ये ऑल द फार्मर्स, जितने फार्मर्स थे वो पूल देयर मिल्क, अपना दूध लेके आते थे क्लास, गाय भैंस जिसका भी दूध है, तो ये क्या करते थे क्लास, उसको ग्रेड करते थे, उसकी क्वालिटी टेस्ट करते हैं और उसके बाद उसको अर्बन एरिया में, शहर एरिया में क्लास उसको भेजते हैं, तो इससे उन लोगों की काफी अच्छी इनकम जनरेट होती है, इसे बोलते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास, हॉर्टिकल्चर। तो बेटा ये जो हॉर्टिकल्चर है ये क्या है, it refers to the art or science of cultivating fruits, vegetable, tuber crop, flowers, medicinal, aromatic, सुगंधित प्लांट, जो कहीं ना कहीं क्लास दवाई बनाने काम आते हैं, खुशबू से इंसान जो बीमारी ठीक कर सकता है। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मेनी फार्मर इंगेज इन हॉर्टिकल्चर हैज इम्प्रूव। तो जो फार्मर्स हैं, तो कोई भी रूट क्रॉप अगर उगा रहे हैं क्लास वो इस तरीके से, तो इससे फार्मर्स की जो इनकम है वो बढ़ी है। प्रेजेंटली इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, ऑब्वियसली चाइना के बाद है। इन द वर्ल्ड वी आर इमर्जिंग, हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं क्लास, मैंगो, बनाना, कोकोनट, कैश्यू नट एक्सेट्रा। फॉर इनहैंसिंग द रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर मोर इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इलेक्ट्रिसिटी, सरकार को इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी देनी चाहिए, कोल्ड स्टोरेज देना चाहिए, मार्केटिंग लिंकेज देना चाहिए, सरकार को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, किसान भी ग्रोथ कर सके, किसान भी आगे बढ़ सके। हॉर्टिकल्चर एक बेस्ट ऑप्शन है। आपने देखा भी होगा कि अपने बार जो बैकयार्ड्स में कुछ और चीज़ें उगाने लग जाते हैं, हल्दी हो गया, प्याज हो गया, या फिर आप ये कह सकते हो कि खीरा हो गया, तोरई हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो है, क्यूकम्बर, खीरा बताई दिया मैंने आपको, तो ये सारी चीज़ें वो उगा रहे हैं, ट्यूबर क्रॉप उगा रहे हैं, या फिर क्लास तुलसी है, या कोई भी एरोमेटिक प्लांट है, एलोवेरा है, ये सारी चीज़ें उगा रहे हैं क्लास, जिससे क्या होता है, इनकी इनकम बढ़ जाती है। ओके, गोल्डन रेवोल्यूशन, देखो मैंने आपको व्हाइट रेवोल्यूशन तो बता दिया है, व्हाइट रेवोल्यूशन तो बता दिया क्लास मैंने आपको, है ना, किसके था, मिल्क के लिए था, गुजरात कोऑपरेटिव का ऑपरेशनल फ्लड। गोल्डन रेवोल्यूशन 1991 से 2003 का पीरियड है, जो बेसिकली गोल्डन रेवोल्यूशन किसके लिए था, ये था क्लास किसके लिए गोल्डन रेवोल्यूशन था, हॉर्टिकल्चर और हनी के लिए। तो गोल्डन रेवोल्यूशन इज फॉर हनी एंड हॉर्टिकल्चर, और ये क्लास एक इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन का पार्ट है। येलो रेवोल्यूशन क्लास एडिबल ऑयल्स का, इट इज लॉन्च इन 1986-87 टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल्स, जो खाने पीने में जो ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, नॉट पेट्रोलियम और क्लास केरोसिन। ओके, एडिबल ऑयल, सरसों का तेल, सीसम का तेल यानी तिल का तेल जो आता है, तो ये बेसिकली
क्यों गाया गया क्लास, ये पीरियड क्यों लेके आया गया, ताकि इस पीरियड में हम सेल्फ रिलायंस हो सके, आत्मनिर्भर हो सके, कि हम लोग को ऑयल के लिए बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा। तो इसको बोलते हैं येलो रेवोल्यूशन फॉर ऑयल, यानी कि फॉर मस्टर्ड ऑयल। आपने सरसों की खेती देखी होगी, बिल्कुल पीली पीली सुंदर दिखती है बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत सारे मूवीज़ के शूटिंग भी होते हैं। और जो लास्ट है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आईटी। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं क्लास, नॉन एग्रीकल्चर या नॉन फार्म एक्टिविटी। तो नॉन फार्म एक्टिविटी में हमारे पास क्या क्या था, एनिमल हस्बेंड्री हमने पढ़ा, डेयरी का काम पढ़ा हमने, फिशरीज का काम पढ़ा, हॉर्टिकल्चर पढ़ा, और लास्ट है इंफॉर्मेशन। यानी कि इट रेफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग that deals with the use of computer and telecommunication to retrieve and store and transmit information। ऑफिसेज बने होते हैं कुछ जहाँ पे गांव का सारा डेटा स्टोर होता है, गांव में कौन से फसल हुई कितने, आप कोई भी डाटा अगर ढूंढते हो तो आपको मिल जाता है इंटरनेट पे, यानी कि वो डाटा कहीं ना कहीं कलेक्टेड है, वो डाटा किसी ने कलेक्ट किया है और वो सोर्सेस क्लास आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हो जा रहा है। तो यानी कि वो डाटा कलेक्ट करने में जो लोग लगे हुए हैं वो भी अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी है अदर देन एग्रीकल्चर। तो क्लास थ्रू अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन, पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसे गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है ताकि वो प्रिडिक्ट कर सके, प्रिडिक्ट समझते हो ना, फ्यूचर के लिए जम्पशन ले सके वो कि क्या होने वाला है, अंदाजा लगा सके फ्यूचर में। टू इंश्योर फूड्स इनसिक्योरिटी, किस स्टेट के अंदर, किस गांव में, किस जिले में फूड की इनसिक्योरिटी होने वाली है, और वहां पे क्लास ये क्या करता है, अनाज मुहैया कराते हैं। एंड वल्नरेबिलिटी टू प्रिवेंट एंड रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ इमरजेंसी, तो फ्यूचर में जो इमरजेंसी जैसे हालात ना हो, कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए अनाज वहाँ मुहैया कराते हैं, उसका डाटा पहले से कलेक्ट करके रखते हैं कि अच्छा यार इस स्टेट में कल को या इतने साल बाद, इतने दिन बाद अनाज की कमी होनी चालू हो जाएगी, डाटा ऐसा कहता है। तो ये डाटा कलेक्ट करना लोग उसे बोलते हैं क्लास इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो इस सेक्टर में काम कर रहे होते हैं। तो फाइनली आज हमने अपना पूरा सिलेबस खत्म कर दिया है। आई होप आप वीडियो को लाइक करोगे, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे दोस्तों में शेयर करोगे, कमेंट करके बताओ क्लास की 6 के 6 चैप्टर का रिवीजन कैसा लगा। बिफोर एग्जाम भी मैं वन शॉट रिवीजन लेके आऊंगा जहां पे कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन कराऊंगा। मैं जानता हूं छुट्टियां कम है तो मैं आपको कुछ दिन बाद से सैम्पल पेपर वगैरह भी कराना स्टार्ट कर दूंगा, मॉक टेस्ट वगैरह भी लेना स्टार्ट कर दूंगा। आपका प्यार, आपका सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज इसको अच्छे से लर्न करना, अगले दिन कल से पहले आज किसी भी तरह आज रात को ये 2 चैप्टर पूरा लिख लिख के अच्छे से हेडिंग बना के पूरा चैप्टर पढ़ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करके खत्म करो, ताकि एग्जामिनेशन में अच्छे स्कोर लेके आ सको। टेक केयर, बाय बाय।